लाइफ में ना चैलेंजेस सबके पास आते हैं। उसे कितना बड़ा और मुश्किल बनाओगे ये तुम पे है। सारा दिन दुनिया ये बोलेगी कि आप में ये कमी है और आप ये नहीं कर सकते, बट मैं ये मानती हूँ कि आप उसी दिन नहीं कर पाओगे जिस दिन आप सोच रहे हो। तो अपने बारे में तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। अगर आप ये उम्मीद लगाएंगे कि दुनिया आके आपको बताएगी आपके अंदर क्या अच्छा है, आप क्या कर सकते हो, वैसा कभी नहीं होगा। जीता जाता एग्जाम्पल हीरा मैम की लड़ाई लड़ी जाए और जवाब अपने काम से दिया जाए कि सामने वाले के पास कोई विकल्प ही ना रहे। आप हर चीज को परेशानी बना सकते हो और हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। ये सिर्फ आपके ऊपर है। नमस्कार मैम। नमस्ते। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हीरोज ऑफ द सोसाइटी के इस एपिसोड में। मैं थैंक उजान यू। इंडी टाइम्स के इस मंच पे आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और उम्मीद है कि आप बातचीत करने में कंफर्टेबल हैं अभी। हाँ हाँ। और आपका नाम तो खैर पूरा देश जानता है। कहते हैं कि जब कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट यूपीएससी में सेलेक्ट होता है तो ये उसके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, लेकिन आपकी कहानी कुछ ऐसी है कि यूपीएससी ने आपको सेलेक्ट करके इस जो एक पद की गरिमा है उसको कवर करना पड़ा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। बहुत आई थिंक जो ये हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हमें दिया जा सकता ये दिखाने के लिए कि हम देश और सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो गरिमा तो हमेशा हमें मिलती है। हमें इस लायक समझा जाता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो पर अगर आपसे मैं बात करूं तो एक कहते हैं ना कि इंसान का हौसला, उसकी उम्मीद, उसकी ताकत, इरादा, जो भी वर्ड हम यूज करते हैं बेसिकली, वो अगर शक्ल लेती है तो वो इरा सिंगल मैम के रूप में दिखाई पड़ती है कई बार। कि अगर इंसान के दिमाग की ताकत का कोई पैमाना हो सकता है तो वो इरा सिंगल मैम हो सकती है। हो सकता है आपको ये बात लगे कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, लेकिन एक्चुअली में आप एक बहुत बड़ी जीती जागती प्रेरणा है। आपने बताया है कि उम्मीद और जो होप होती है वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये तो मैं सच में मानती भी हूँ, क्योंकि जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ दी उस दिन आपने मेहनत छोड़ दी। एंड कई बार आपने जो कोशिश करी है वो शायद उस तरह से रंग ना लाए जो आप सोच रहे हैं, बट अगर आप करते रहेंगे मेहनत तो रंग जरूर आता है। चाहे हम सोचते हैं कि हम ए तक पहुंच जाएं। कई बार हो सकता है हम ए ना पहुंचे, हम बी पे पहुंचे, बट अगर हम अपना एटीट्यूड ठीक रखें, हम उस चीज को ठीक से देखें, तो शायद बी एक उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए हमें जो हमने ए में देखी होती। तो मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है और उम्मीद से ही आदमी मेहनत कर सकता है। जिस दिन उम्मीद छूट गई, उस दिन आप लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, कुछ नहीं कर सकते। और आप उसकी जीती जागती मिसाल हैं। अगर कहा जाए कि उम्मीद का दूसरा नाम क्या होगा, सिनोनिमस क्या होगा, तो इरा सिंगल नाम दिया जा सकता है उम्मीद को। क्योंकि थैंक यू सो एक मच। होता है कि हम किसी चीज को अचीव कर लेते हैं, यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आज आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप महिला विकास मंत्रालय की। आपने दिखा दिया कि इंसान की जर्नी की कोई भी एंड नहीं होता। वो जब तक चाहे और जितना चाहे वो उतना चल सकता है, वो पा सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। क्योंकि जिस दिन आपने सोच लिया कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, या जिस दिन आपने अपने आप से संतावना दे दी कि बस हो गया, उसके बाद आप शायद जितना और ज़्यादा कर सकते थे वो आप देखना ही बंद कर दोगे। एंड दुनिया तो अभी भी बहुत कमियां हैं और बहुत चीजें हैं जो सुधारने की हैं। एंड एक इंसान तो कभी कर नहीं सकता। तो हम सबको आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। हम सबको सोचना पड़ेगा कि अभी तो और करना बाकी है, अभी तो और लड़ाई बाकी है। बिल्कुल। न्यूज़ और मीडिया के कारण तो हम आपको बहुत पहले से जानते रहे, आपके बारे में पढ़ते रहे, लेकिन हमारी बहुत सी ऑडियंस है जो हमारे इस हीरो को समझना चाहती है, हीरोज़ ऑफ द सोसाइटी को, इरा मैम को। तो हम यहाँ से एक ब्रीफ शुरू करते हैं कि इरा सिंघल मैम की जो शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है? एक सामान्य सी लड़की से आज एक सोसाइटी की हीरो तक। मैं मेरठ में पैदा हुई थी और शुरू के काफी साल वहीं पे बिताए। एंड इनफैक्ट सिविल सर्विसेज करने का जो सोचा था वो वहीं से उसकी नींव डली थी। छोटी उम्र में ही मैं दिल्ली आ गई थी। मेरी फैमिली, हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। एंड दिल्ली में तो आपको ना ज़्यादा इस बारे में आप सोचते नहीं हो। दिल्ली में तो कॉर्पोरेट करियर्स और एक रेगुलर अर्निंग वाली लाइफ और बिजनेस ओरिएंटेड सॉर्ट ऑफ माइंडसेट है, जो अच्छा भी है। क्योंकि देश आगे तो उसी से बढ़ता है जब देश के लोग कमाई करते हैं और कमाते हैं देश के लिए। अच्छा तो दिल्ली आके तो कभी इस बारे में सोचा नहीं, बट अंदर से मुझे ज़रूर हमेशा से
कुछ सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करने का मन था जिससे मैं चाहती थी कि मेरे आस-पास जितने लोग हैं या मेरा जो देश है स्पेशली उसपे कुछ फ़र्क पड़े मेरे काम का और कुछ अच्छा हो मेरे काम की वज़ह से, कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो। कहीं कोई कहे कि उस इंसान की वज़ह से आज हमारी लाइफ़ में ये अच्छे के लिए चेंज आया है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में इफ़ेक्ट कर पाऊँ। मैंने वैसे तो इंजीनियरिंग करी, एमबीए किया एंड मैं कॉर्पोरेट में एक बहुत अच्छे जॉब पे थी जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यू नो आई थिंक हर किसी के लिए वो ड्रीम जॉब टाइप होगा क्योंकि अगर आपके काम पे एक पूरा चॉकलेट का भरा कमरा हो और आपसे कहा जाए जितनी मर्जी जब मर्जी खा सकते हो आप, इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए, राइट? एंड बॉम्बे में एक बहुत अच्छी जगह पे कंपनी के गेस्ट क्लास में मैं रहती थी, तो बहुत अच्छी लाइफ थी। बस वही दिक्कत थी कि मुझे अंदर से हमेशा ये लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसका एक लार्जर सोसाइटल इम्पैक्ट हो। और एक और चीज़ है कि मैं अपने दोस्तों के साथ तब भी बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ पे और अपने आस-पास के एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे डिस्कस करती थी और मैं वो इंसान नहीं हूँ, जो बैठ के किसी चीज़ के बारे में सिर्फ क्रिटिसाइज़ करे। मुझे लगता है अगर मुझे कोई चीज़ में कमी दिख रही है, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करने के बाद मेरी इच्छा ज़रूर होती है कि मैं उस पे कुछ एक्शन करूँ। तो मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ चेंज करना है और मुझे ये सब दिख रहा है कि ये चेंज करने लायक है और शायद इस तरह से ये चेंज हो सके, तो बाहर बैठ के सिर्फ ज्ञान बाँटने से और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होगा। जाके अगर करना है तो खुद वो इम्प्लीमेंट करो। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई चेंज लाना है तो तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा खुद से, वेट करते रहोगे तो कोई और तो नहीं करेगा। तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं क्विट करके सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम देती हूँ और फिर मैं सरकार में आई। जैसे बहुत से हमारी ऑडियंस ये सोच रही होगी कि मैम की स्माइल बड़ी प्यारी है और मैम ने सब कुछ बिल्कुल बना-बनाया मिला होगा। तो मैम को कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और एक चैलेंज खुद मैम के साथ हमेशा रहा है। तो अगर आप शेयर करना चाहें तो अपने उस पहले चैलेंज के बारे में हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगी? अ, देखिए जब आप एक इंडियन सोसाइटी में एक लड़की विद डिसेबिलिटी पैदा होते हो, तो ऑटोमैटिकली उसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि मैं शायद बाकी लोगों से थोड़ा-सा लकी थी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी डिसेबिलिटी को कभी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा या मेरी आइडेंटिटी नहीं बनाया और शायद मुझे उसके बियॉन्ड सोचना सिखाया गया। तो बचपन से ही हमेशा मुझे ये सिखाया गया कि ये तुम्हारी कमी है, ये चीज़ें तुम नहीं कर सकते हो या ये तुम्हारे मेडिकल इश्यूज़ हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास तुम्हें हर लाइफ़ की चीज़ में तुम कम हो। या तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ है कि इस वज़ह से तुम बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। तो मुझे हमेशा एनकरेज से भी ज़्यादा शायद फ़ोर्स सा किया गया एक तरह से कि आप सब ट्राई करो। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट बिना ट्राई करे हार मानना अलाउड नहीं था। एंड यही शायद मेरा एटीट्यूड भी फिर लॉन्ग टर्म में बन गया। तो आपको सारा दिन दुनिया ये बोलेगी कि आप में ये कमी है और आप ये नहीं कर सकते। बट मैं ये मानती हूँ कि आप उसी दिन नहीं कर पाओगे जिस दिन आप सोच लोगे। आपने डिसाइड किया कि आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते हो। वंडरफुल। मैं ये नहीं कह रही कि एक स्पेसिफिक चीज़, बट कई बार ये होता है कि हम अपनी डिसेबिलिटी पे या हम अपनी लाइफ की उस एक कमी को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम अपनी सारी अच्छाइयाँ नहीं देख पाते उस चक्कर में। क्या मैसेज हम है। हाँ, और ये बहुत कॉमन होता है। आज भी मैं जब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ या कोई भी इंसान विद डिसेबिलिटी से बात करती हूँ, तो पहली चीज़ वो अपने बारे में, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताने लग जाते हैं। जबकि आप वो नहीं हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर गरीब हैं, तो वो आपकी लाइफ़ का एक हिस्सा है, आप उसके अलावा भी बहुत कुछ हैं। आप अगर लड़की हो, तो आपकी वो आइडेंटिटी खाली लड़की नहीं है। आप बहुत कुछ हो उसके बियॉन्ड, बट अगर आप नहीं देखोगे तो दुनिया नहीं देखेगी। देखिए, हम किसी और के बारे में बैठ के उतना सोचें, तो अपने बारे में तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। अगर आप ये उम्मीद लगाएँगे कि दुनिया आके आपको बताएगी आपके अंदर क्या अच्छा है, आप क्या कर सकते हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि हर कोई अपने बारे में ही सोच सकता है, किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। आपको आपसे अच्छा कोई जानता नहीं है, कोई आपकी ज़िंदगी नहीं जी रहा है, आपके साथ नहीं 24 घंटे है, आपके पैरों में आपके शूज़ में नहीं चल रहा है, तो कोई और आपको बता भी नहीं सकता। और मेरे साथ
मेरी जो डिसेबिलिटी थी हमेशा ऐसे मुझे बताया गया, क्योंकि देखिए बचपन से ही इलाज तो चल ही रहा था, डॉक्टरों पे तो जाना ही पड़ता था, हफ्ते में 2-3 बार, और ट्रीटमेंट्स भी चलते रहते थे। तो वो बस ये था कि ये तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा है, इसके अलावा तुम्हारी लाइफ में और भी बहुत कुछ है। तो एक बट मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो ये आता है कि आपको हर इंसान जिससे आप मिलते हो, उसको बार-बार अपनी एबिलिटी वापस प्रूव करनी पड़ती है। तो बट जब तक आप खुद नहीं मानोगे कि आपके पास एबिलिटीज़ हैं, आप वो भी नहीं कर पाओगे। एंड मेरे ख्याल से आप जिस चैलेंज की मेन बात कर रहे थे, वो ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम में रिजेक्ट किया गया पहले अटेम्प्ट में। बट बिल्कुल। सच्चाई ये है कि वो इकलौती बार रिजेक्शन नहीं था। मुझे तो बचपन से स्कूलों ने रिजेक्ट किया कि ऐसे बच्चे को हम नहीं लेंगे। भले ही मेरे को मेरे पेरेंट्स के बहुत मिन्नतें माँगने के बाद अगर उस स्कूल ने लिया, और मैं उस स्कूल के टॉप रैंकर्स में से हमेशा रही। अ, बट हमेशा वो लड़ाई तो बचपन से रही ही है। आपको आपकी डिसेबिलिटी की वजह से कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट तो किया जाता ही है, और तो इसलिए यूपीएससी में जब रिजेक्ट किया गया, वो पहली बार नहीं था। वो बहुत बार के बाद वापस हुआ था। तो आदत सी पड़ गई थी कि लोग रिजेक्ट करेंगे, और आपको अलग एक लड़ाई करनी पड़ेगी अपनी इक्वालिटी प्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ तो इक्वालिटी की भी बात नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है कि आप मौका देने से पहले रिजेक्ट जब हो जाते हो, तो वो लड़ाई होती है। अरे वाह! अगर आप मैं बस ये मानती हूँ कि एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए हर किसी को, ये प्रूव कर पाने का कि वो कर सकता है या नहीं। आप नहीं कर सकते हो, तो आपको वो चीज़ नहीं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ और आप दोनों के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा। बट एक चांस तो मिलना चाहिए ना कि आप दिखा सको आप कर सकते हो कि नहीं। तो जब यूपीएससी में वो रिजेक्शन हुआ था, तो क्योंकि मुझे बचपन से बार-बार अलग-अलग चीज़ों के लिए रिजेक्ट किया जा चुका था, तो मुझे उसमें मतलब ऑब्वियसली ये तो लगता है आपको कि गवर्नमेंट जिसका रोल है कि वो सबको इक्वल की तरह ट्रीट करे, उसने भी आपको अनइक्वल की तरह ट्रीट किया। और जबकि मेरे साथ ये कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं हुआ, मुझे कॉर्पोरेट में एक बहुत अच्छी जॉब मिली, क्योंकि वो मेरे टैलेंट्स के बेसिस पे उन्होंने मुझे दी। बट यहाँ पे अगेन मैं अपनी डिसेबिलिटी के बेसिस पे जज करी जा रही थी। तो वो चीज़ तो आपको ज़रूर बुरा लगता है, या बुरा भी नहीं, शायद लगता है कि यहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है, थोड़ा-सा देश के लिए बुरा लगता है। बट अपने लिए तो मुझे पता था कि लड़ाई तो मुझे हर बार लड़नी पड़ी है, तो ये भी एक लड़ाई थी, इसे भी लड़ेंगे। और आप और आई एक थिंक हमेशा सबसे से बड़ा योद्धा चीज़ रही हैं, आप एक वॉरियर रही हैं हमेशा से। हाँ, शायद मेरा वो पूरा क्रेडिट नहीं है, आई थिंक इसका क्रेडिट काफ़ी मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि शायद उन्होंने कभी इस चीज़ को बड़ा नहीं बनाया, और उन्होंने हमेशा मुझे लड़ना सिखाया कि अगर कोई चीज़ गलत है और तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तो उस चीज़ के लिए ज़रूर खड़े होना चाहिए। और ये क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया था, तो शायद ये इस वज़ह से वो हुआ। और देखिए आपने कितना एक गज़ब बदला लिया कि मतलब यूपीएससी ने आपको रिजेक्ट किया और आपने उसमें टॉप कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है और ये बहुत से हमारे खास तौर पे जो सोसाइटी में हमारी गर्ल्स हैं, जो लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, जो कहती हैं कि बहुत दिक्कतें हैं या जिनको लगता है कि वो डिसेबिलिटी है किसी तरह की, तो जीता जागता एग्ज़ाम्पल इरा मैम की लड़ाई लड़ी जाए और जवाब अपने काम से दिया जाए, कि सामने वाले के पास कोई विकल्प ही ना रहे। हाँ, और ये तो आईएएस टॉपर करना भी बच्चे तो चाहिए ना। आपने करके दिखा दिया, नो डाउट। नहीं, बट मेरी कोशिश तो ये नहीं थी। मैं तो सिर्फ़ एक आईएएस ऑफ़िसर बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ़ ये काम करना था। इस तरीके की एक अपॉर्च्युनिटी चाहिए थी कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे टॉप करना है, या कभी उस तरह से मैं उतना कॉम्पिटिटिव हूँ नहीं। बस मेरे लिए तो ये था कि ये अपॉर्च्युनिटी मैं चाहती थी कि मैं कुछ वापस सोसाइटी को दे पाऊँ। अच्छा जब आपकी बॉडी में बहुत पेन रहता था, आप 2-3 बार डॉक्टर जाना और यहाँ यूपीएससी के लिए इतनी ढेर सारी पढ़ाई करनी होती थी और आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों से भी गुज़रना, तो आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि हम लोगों को थोड़ा-सा भी चोट लग जाए, दिक्कत आती है, हम रोने लगते हैं और आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि यार उस पर छोड़ो, वो ज़िंदगी का छोटा-सा पार्ट है, लाइफ़ इससे बहुत बड़ी है। ये तो आज आपने एक लाइफ़ लर्निंग मैसेज दिया है। कैसे मैनेज करती थी आप? नहीं, ऑनेस्टली मेरे अब ट्रीटमेंट्स इस एज में नहीं चलते हैं। इस एज में सिर्फ़ फ़िज़ियोथेरेपी होती है, जो आप खुद भी कर सकते हो अगर आप योगा वग़ैरह करते हो। मैं योगा वग़ैरह तो नहीं करती, मैं बहुत आलसी हूँ, बट मैं डांस ज़रूर करती हूँ। तो उससे मेरा वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स मेरे अब नहीं हैं, और
मैं शायद उस मामले में थोड़ी लकी हूँ कि बाकी स्coliosis वाले जो लोग होते हैं उनको ज़रूर पेन होता है, कॉन्स्टेंटली पेन होता है। मुझे वो उस तरीके का पेन नहीं है, मैंने शायद अपने आप को उस तरह से एडजस्ट कर दिया है कि मुझे वो उस तरीके का पेन नहीं है। अ और कई बार मेरा ये मानना होता है कि जिस चीज़ को आप फ़ोकस करोगे बहुत ज़्यादा वही चीज़ आपकी लाइफ़ की इश्यू बन जाएगी। तो मैं कभी भी उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देती हूँ और मैं अपने आप को उस तरह से एडजस्ट कर चुकी हूँ कि मुझे कोई पेन ऐसे होता नहीं है। स्टिफनेस वग़ैरह तो ऑब्वियसली है, बट फिर उसके बियॉन्ड मतलब उसके मैं जी सकती हैं। हम क्या करते हैं जब बच्चे को इंजेक्शन लगता है, हम उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, है ना? हम उसे उसको सिखाने लगते हैं या उससे हँस-हँस के बातें करने लगते हैं, ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसका उस सुई की तरफ ध्यान ना जाए और जो उसको सुई की वज़ह से दर्द हुआ वो उससे आगे बढ़ जाए। वही हमें अपने लिए करना पड़ता है। अब आप बड़े जब हो जाते हो तो कोई और आपको इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। आप उस चीज़ पे फ़ोकस करो जो आपको खुशी देती है, जिससे आप सेल्फ सैटिस्फाइड फ़ील करो या जिससे आप कुछ पॉज़िटिव सोच सको। तो अगर आप वो करते रहोगे, तो आप के लिए आप मतलब आप अपने पेन से बहुत आगे निकल के कुछ वो खुशी की तरफ जा पाओगे। ये बिल्कुल सच है कि आप लाइफ़ में जिस चीज़ पे फ़ोकस करोगे, आप वैसे बन जाओगे। तो अगर आप अपनी नेगेटिव्स पे, अपनी लाइफ की कमियों पे फ़ोकस कर रहे हो, तो वही आपका दिखेगा और आप सारा दिन उसी में ट्रैप्ड रह जाओगे। तो जब आप तैयारी कर रही थी तो बहुत देर तक पढ़ाई करना या यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, टफ होता है, तो आप उसको मैनेज कैसे करती थी उन दिनों? मैंने एक तो जॉब छोड़ दिया था, तो मैं घर पे ही तैयारी कर रही थी। हुँ, क्योंकि मैं 20 घंटे काम करती थी, जब मैं कॉर्पोरेट में थी हुँ। और 20 घंटे काम के साथ तो आप नहीं कर सकते तैयारी एंड मैं वीकेंड्स पे भी काम करती थी। एंड सच्चाई ये थी कि मैं अपने जॉब के साथ गद्दारी नहीं कर सकती थी। मुझे लगता कि अगर मैं वहाँ हूँ, तो जितनी मेरे को वहाँ पे मेहनत करनी चाहिए, मैं उतनी करूँ और बैलेंस करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। अ, रह के तैयारी करी है। एंड जब आप ये है तो टाइम तो आप और किस चीज़ में टाइम लगाओगे? आपके पास यही वो है ना। प्लस मैं वो इंसान हूँ जो हर चीज़ बैलेंस में करता है। एक आपने जो एक चीज़ बोली मैं उसका एक वो करना चाहूँगी। ये हमारी कॉमन मान्यता है कि हमें बहुत-बहुत घंटे लगा के पढ़ना होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको कोई घंटे नहीं लगाने हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितनी किताब पढ़नी है। देखिए एग्ज़ाम में क्या पूछने वाले हैं आपसे? ये पूछ रहे हैं कि आप कितने घंटे किताब के सामने बैठे थे? वो आपसे ये पूछने वाले हैं आपको कितना आता है। तो मैं ना घंटे से कभी अपनी पढ़ाई नहीं करती या मैं कभी भी ये नहीं देखती कि मैंने कितनी देर बैठा, मैं ये देखती हूँ मैंने कितना काम किया। मैं ऑफ़िस में भी ये देखती हूँ कि मैंने कितना काम किया, आज मैंने कितनी इश्यूज़ सॉल्व करे, कितने इंस्पेक्शंस करे, कितनी क्योंकि अगर आप घंटे से करोगे ना, तो आप सिर्फ़ टाइम वेस्ट करोगे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। आप 12 घंटे जब पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तो 9 घंटे आप सिर्फ़ एक पेज को घूरने वाले हो। और फिर आप डिसाइड करोगे ये सब्जेक्ट बेकार है, ये किताब बेकार है, टॉपिक इतना बोरिंग है और सबको आप गलत मान लोगे और आप सही हो बस एंड फिर आप उससे ये डिसाइड करोगे कि भई मुझे तो ये करना ही नहीं है या ये बहुत बोरिंग है या मेरे से हो ही नहीं सकता। मैं कभी ऐसे नहीं करती, मैं सिर्फ़ ये डिसाइड करती थी कि मुझे आज कितना करना है और उसके बाद मैं अपनी बाकी चीज़ें भी करती थी। तो मान लो आज मुझे अपनी किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, तो मैं फिर उसके हिसाब से डिसाइड करूँगी अच्छा 5 चैप्टर करके फिर जाऊँगी। यू नो तो मैं लाइफ को उस तरह से मैनेज करती हूँ ना कि घंटे से। तो इसलिए मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि जब आप टारगेट बेस्ड मैनेजमेंट करते हो, आपके आउटकम बेस्ड मैनेजमेंट होता है, ना कि इनपुट बेस्ड। तो आपका सब कुछ हो पाता है। तो मैंने व्हाइल प्रिपरेशन मैंने सब किया है, मैं बहुत घूमी हूँ। मैंने बहुत पिक्चरें देखी हैं, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैंने किताबें आउटसाइड ऑफ व्हाट आई हैव टू रीड फॉर यूपीएससी तो मैंने सब किया है। क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में अगर आप एक ही चीज़ करोगे तो आप बोर भी हो जाओगे और वो चीज़ बोझ लगने लगती है। तो अगर आपको रियली एन्जॉय करना है तो आपको लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पीरियड में तो मैंने सब किया है एंड मतलब हम सुबह-सुबह एक हमारी टाइम पे हमने एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास जॉइन करी थी एंड उस वो क्लास शायद 6 बजे होती थी, 8:30 खत्म होती थी, तो हम 9 बजे के पिक्चर शो भी चले जाते थे कि उसके बाद घर जाएँगे। तो मैंने सब किया है एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी चीज़ को इतना बड़ा बना लोगे ना, तो वो बोझ बनने लग जाती है और आपको उसमें मज़ा आना बंद हो जाता है। एंड स्पेशली फॉर समथिंग लाइक दिस जिसमें आपको पता ही नहीं कि आपके इनपुट का कुछ आउटपुट आएगा भी कि नहीं।
देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको नहीं पता कि आपकी मेहनत का रिज़ल्ट कभी आएगा कि नहीं आएगा। उस चीज़ को अगर आप इतना बड़ा बर्डन बना लोगे और इतना बोरिंग बना लोगे अपने लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको आगे ले जाना। लिटरली अगर ये बात हम इरा सिंघल के मुँह से खुद नहीं सुन रहे हो, कोई यकीन नहीं करते कि एक आईएएस टॉपर, इतनी सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर खुद ये बात कह रही है। लेकिन ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन्जॉय द प्रोसेस एंड यस, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, नॉट द यस, आवर। यस, यस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे ध्यान रखें कि आप अ, अचीव क्या करना चाहते हो। ज़्यादातर ना हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब मुझे इस बात पे भी बहुत हँसी आती है, ज़्यादातर बच्चे अगर आप कभी भी किसी फ़ोरम पे जाएँगे तो सब लोग ना एलबीएस के टाइम घूम रहे होते हैं और सबको उसी के बारे में जानना है कि वहाँ क्या होता है। वो तो 1 डेढ़ साल का हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का। एक्चुअली तो जो वो 35 साल की आप सर्विस करने वाले हो, वो वो मैटर मैं करती है, वो डेढ़ साल नहीं मैटर करते। वो डेढ़ साल तो आपको प्रिपेयर करने के लिए है उस 35 साल के लिए और आप उस डेढ़ साल के लिए परेशान हो। तो आपको ये देखना चाहिए लाइफ में कि मैं किसी भी चीज़ में अचीव क्या करने वाला हूँ। मुझे अगर एंड ये बहुत दिक्कत है इंडिया में, हम कोई भी करियर चूज़ करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि मुझे फाइनली उस करियर से चाहिए क्या या मुझे अपनी लाइफ से चाहिए क्या? हम लोग एक बहुत छोटी-छोटी चीज़ पे अटके रहते हैं और इस वजह से शायद हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते, जहाँ पे हम पहुँच सकते होते। अब दूसरी चीज़ कि आपके लिए सफ़र आगे और भी मुश्किल रहा होगा क्योंकि पैट्रियार्कल माइंडसेट, उसके बाद डिसेबिलिटी को लोग अलग नज़रिए से देखते हैं। तो मैं डैम श्योर हूँ और ये कहानियाँ भी हमने पढ़ी कि आपको एक अलग इंटरनल फाइट्स बहुत करनी पड़ी। क्या ये सही है? नहीं, एक बार सिस्टम में आने के बाद उतनी लड़ाई नहीं है। एंड मैं सच बताऊँ तो शायद इसलिए भी नहीं थी क्योंकि मैं रैंक 1 थी। अगर वो नहीं होती तो शायद होती, मुझे नहीं पता बट सिस्टम में आने के बाद जब आप हिस्सा बन जाते हो तो शायद आपको एक्सेप्ट बहुत ईज़िली कर लिया जाता है। तो वो एक वो अंदर आने के बाद उतनी लड़ाई विदिन ऑफिसर्स विदिन पीयर ग्रुप नहीं होती है। हाँ, बट सोसाइटी में तो ज़रूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑफिस में बैठे हो और मेरी पहली पोस्टिंग एज़ एसडीएम हुई थी एक स्लाइटली पेट्रियार्कल सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा एंड वहाँ पे मेरे ऑफिस में भी जैसे कोई आते थे मेन एंड आप एसडीएम हो तो आप लैंड रिलेटेड मैटर्स में कर रहे हो और इंडिया में अभी भी प्रॉपर्टी जो है वो लड़के और मेन डील करते हैं। वुमेन डोंट रियली डील विद प्रॉपर्टी। तो मेरे ऑफिस में भी कोई आके अगर बैठता है तो वो कोशिश करते थे कि कोई भी अगर और मेल स्टाफ मेरा अवेलेबल हो वो उससे बात कर ले मुझे इग्नोर करते हुए। तो कई बार तो क्या होता था कि मेरे कोई टीम का मेंबर आके बैठे हुए हैं एंड वो मेरे से कुछ डिस्कस कर रहे हैं बट कोई आया है तो मैं हर किसी को ना जो भी मिलने आता है उसको पहले बुला लेती हूँ ताकि वो बेचारा आया है तो मैं उसे फ्री कर दूँ। तो मैं मीटिंग्स के बीच में भी लोगों को बुला लेती हूँ अगर कोई आया है क्योंकि मुझे लगता है आपका काम पहले पब्लिक के लिए है। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो पहले आपको प्रायोरिटी देके वो कर देनी चाहिए। अनलेस कोई बहुत बड़ी मीटिंग चल रही हो और उसमें आप नहीं किसी को ऐसे बुला सकते क्योंकि हो सकता है उनका कोई पर्सनल इश्यू हो। तो मैं अगर किसी को बुला लेती हूँ तो वो इंसान क्या करता था मुझे छोड़ के अपने बगल में जो बैठा हुआ मेरा टीम मेंबर है उनसे बात करने लगेंगे। तो हम उसका आप कुछ कर नहीं सकते ना, उसका आप उसको अगर बुरा मानोगे या उसको बड़ी बनाओगे तो वो बात फिर सॉल्व नहीं होगी। तो मैं उसको ऐसे हैंडल करती थी कि ठीक है, जवाब तो मैंने ही देना है ना, तो वो भले ही उनको कुछ भी बताएँ, जवाब मैं देती रहती थी, प्रिटेंडिंग कि आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो या आप हम सबसे बात कर रहे हो। एंड आई थिंक जैसे-जैसे वो होता है लोगों को आपकी आपसे आदत पड़ती जाती है। प्लस मेरे साथ तो एक और दिक्कत है ना, आप लड़की भी हो और आप इतनी छोटी-सी भी हो और आप इतनी आप विद डिसेबिलिटी भी हो, तो लोग और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं आपको एड्रेस करते हुए एंड आपको एज़ एन इक्वल देखते हुए इन पोज़िशन ऑफ अथॉरिटी तो छोड़ ही दीजिए। तो काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस होते रहते हैं बट शायद आपको ये रियलाइज़ करना पड़ता है कि आप सबको ऐसे ही बदलोगे जब आपका वो काम देखेंगे तो अपने आप बदल जाएँगे। जो आपने पहले कहा, ये बिल्कुल सच है कि आपका काम लोगों को दिखता है और लोग फिर आपको उस तरह से एक्सेप्ट करने लगते हैं। वंडरफुल। अच्छा, जब सर्विस आगे बढ़ी आपने तो ये चैलेंज शुरुआत में डील किया और धीरे-धीरे लोग आदत पड़ने लगी। आप ब्रांड एम्बेसडर भी हुई और आपके काम नो डाउट हमेशा चर्चा में रहते हैं, हम आपको हमेशा सुर्खियों में देखते हैं।
इसके बाद अगर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, प्रेरणा लेना चाहते हैं, इंस्पिरेशन है, तो अभी उनको कैसा आपकी लाइफ से क्या प्रेरणा मिल रही है या अपनी लाइफ में क्या चेंज करके लेकर आ रहे हैं? या अपने डेली रूटीन से निकल कर आप कुछ नया कर रही हैं इस समय? मैं कोशिश ये करती हूँ मैं जिस भी जॉब प्रोफाइल में या रोल में हूँ, मैं वहाँ पे कुछ नया कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने अभी एजुकेशन में कोई 10-15 नए प्रोजेक्ट्स और नए आइडिया स्टार्ट किए हैं। हुँ, हुँ। और मुझे लगता है कि एज़ अ ऑफिसर हमारा रोल इज़ टू मेक अ डिफरेंस। तो जो बड़ा या छोटा मैं कुछ भी चेंज ला सकती हूँ, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। उसके अलावा एक पर्सनल चीज़ जो मैं ज़रूर करती हूँ, मैं जितने ज़्यादा लोगों से मिल के बात कर सकूँ, मैं उतना करती हूँ। क्योंकि आप जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स लाइफ में लोगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे और उतना ज़्यादा आप इस काम में बेटर होगे। हमारा काम इज़ नॉट टू डील विद मतलब गिव योर दिस थिंग। आपको दुनिया समझ आनी चाहिए, तभी आप दुनिया की प्रॉब्लम समझोगे, दुनिया का पर्सपेक्टिव समझोगे और फिर आप उसके हिसाब से सॉल्यूशंस दोगे। अगर आप एक कमरे में बंद अकेले बैठे हो, तो आपको आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलेगा और आपका काम तो आउटसाइड वर्ल्ड से ही है ना, आपका काम तो आउटसाइड वर्ल्ड में ही चीज़ों को फिक्स करना या चीज़ों को स्मूदन करना है। तो उसके लिए मैं ज़रूर हर किसी से मिलती हूँ। मुझे जहाँ जो बुलाता है मैं ज़रूर जाती हूँ। मैं स्टूडेंट से लेके बड़े लोगों तक सबसे बात करती हूँ, उन सबसे सीखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आप वैसे ही फेल हो जाओगे लाइफ में। तो मैं हर किसी से सीखने की कोशिश करती हूँ, हर किसी का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करती हूँ और अ, इस वज़ह से शायद मुझे बहुत नए आइडियाज़ भी मिलते हैं, जो बाकी लोगों को शायद ना मिल पाएँ। क्योंकि अगर आप छोटी से गाँव के एक सभा से लेके एक बड़े नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के फोरम पे जाओगे, तो हर जगह एक नई चीज़ सीखने को मिलती है और हर इंसान से कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं जो भी एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप लोगों से इंटरैक्ट करके दुनिया को समझ पाओ, उतना ज़्यादा आप इस काम में सक्सेसफुल होगे। देखिए, जो एग्ज़ाम है, वो भले ही थोड़ा पढ़ाई बेस्ड है या आपके इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, बट रियली जो आपका जॉब है ना, वो आपकी दुनियादारी की समझ का है। ये पूरा जॉब जो है सिर्फ़ ये है कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हो। तो लोगों के लिए आप तभी तो कुछ कर पाओगे जब आप लोगों की प्रॉब्लम समझोगे। बिल्कुल जब सही आप बात लोगों के ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो आपको पता होगा। है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर निकलो और आप एक सोसाइटी से आए हो, तो आपका माइंडसेट उस सोसाइटी के टाइप का है। बट आप जहाँ काम करोगे वो सोसाइटी नहीं होगी। तब आपके सॉल्यूशन शायद काम ना करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ हो आप वहाँ पे घुलो-मिलो और वहाँ की दुनिया को समझो और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया तो मुझे बहुत कुछ आता है और अब तो मैं कुछ बड़ा हो गया हूँ, उसी दिन आपने अपना ही नहीं बाकी अपने आस-पास जो भी लोग आपके कॉन्टैक्ट में आएँगे सबका नुकसान कर दिया। अच्छा, हमारी समाज में एक बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अजीबो-गरीब कि भैया अब आईएएस हो गए, अब तो वो राजा टाइप की ज़िंदगी है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं वाक़ई में राजा वाली ज़िंदगी है या एक बहुत डिसिप्लिन और लोगों के बीच में बहुत दबाव, बहुत प्रेशर के साथ ज़िम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है? देखिए, ज़िम्मेदारी के साथ तो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका काम दूसरों की लाइव्स अफ़ेक्ट करता है और ना जस्ट उन इंसानों की, एक फ्यूचर जनरेशंस को भी अफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने कोई पॉलिसीज़ बनाई तो वो आगे तक चलती हैं और वो बहुत ज़िंदगियाँ अफ़ेक्ट करती हैं। तो ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, इसे कैजुअली नहीं ले सकते आप। और ऐसा नहीं है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि प्रेशर तो उसी को फ़ील होगा जो फ़ील करना चाहे। हर चीज़ प्रेशर बन सकती है और हर चीज़ मुश्किल बन सकती है। आपके ऊपर है, आप उसे बनाना चाहते हो कि नहीं। एंड शायद अगर आप अपने आप को अच्छे से समझते हो, तो आप हर सिचुएशन में अपना मोटिव अगर समझते हो कि मुझे इस सिचुएशन से क्या चाहिए, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। अगर मुझे पता है मुझे इस सिचुएशन से ये चाहिए कि इन सब लोगों का कुछ भला हो सके या जस्टिस दे सकूँ मैं, तो बहुत आसान है ना, फिर तो आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है। जहाँ पे आपको अपने बारे में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, वहाँ दिक्कत होती है। तो प्रेशर और परेशानी वहाँ तब आती है जब आपकी अपनी सोच में क्लैरिटी ना हो और ऑफ कोर्स हम लोग सब बिना रिसोर्सेज के काम करते हैं। हमारे पास उतना मनी, मैन पावर, मटेरियल्स नहीं होता है मोस्ट सिचुएशंस में।
बट आपका इस समय काम ये होता है कि आप जो अपनी तरफ से अच्छा कर सकें, आप करें। अब कोविड में हम लोग कोशिश यही कर रहे थे कि हम जो जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकें, हम कर दें। हमें सबको पता था कि हमारे पास उतनी डॉक्टर्स नहीं हैं, उतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं, उतने बेड्स नहीं हैं और एक टाइम पे उतनी ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं हो रही थी। बट कोशिश सिर्फ ये थी कि जो कर सकते हैं हम करें और एडमिनिस्ट्रेशन यही है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अबाउट अ, कम रिसोर्सेज़ में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दे पाना। हमारा काम ही वो होता है। आप हमेशा अगर एकदम बेस्ट की कोशिश करेंगे तो शायद वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑप्टिमाइज़ उसके लिए उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज़ आपके पास नहीं है और उसका वेट करते रहोगे तो शायद वो उस जो छोटी विंडो थी कुछ कर पाने की वो भी निकल जाएगी। अगर आप तो इट्स ऑल इंक्रीमेंटल एंड इट्स ऑल इन दैट मोमेंट व्हाट इज़ बेस्ट डूइंग दैट। तो आपको प्रेशर भी नहीं आता है और आपको परेशानी भी नहीं होती है। बस अपना थॉट प्रोसेस ठीक रखिए, अपने बारे में अपनी सोच ठीक रखिए, अपनी डिज़ायर्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। वंडरफुल। अच्छा, इतने सालों की जब सर्विस रही है, तो इसमें कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत झकझोर दी, या आपने कोई सॉल्यूशन ऐसा निकाला जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा हो? कोई एक इंसिडेंस अगर आप शेयर करना चाहें? अ, ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं। जैसे जब मैंने ट्रांसजेंडर लोगों को पहली बार अपने ऑफिस में जॉब दिया था, वो एक मैं उसको इसलिए वो करती हूँ क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मैंने खुद कभी नहीं सोचा था। बट उसके अलावा शायद जो मुझे सबसे ज़्यादा अपने लिए वो लगता है कि मैंने दिल्ली में 12 घंटे के डे केयर एंड क्रेशेज़ खोले थे सरकारी स्कूलों में गरीब महिलाओं के लिए। एंड जिससे हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ सॉल्व कर पाए थे। तो बच्चों के बारे में और वर्किंग वुमेन की जो परेशानियाँ थी, हम एक झटके में बहुत चीज़ें सॉल्व कर पाए थे। फिर कोविड में मैंने जब हम शुरू में 2020 में हमारा मेन काम सैनिटाइज़ेशन था और हम लोग गरीब लोकेलिटीज़ में सैनिटाइज़ेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे जो व्हीकल्स थे वो गरीब एरियाज़ में जा नहीं पा रहे थे। मैंने ड्रोन्स के थ्रू गरीब झुग्गियों में और लो एंड एरियाज़ में जहाँ गलियाँ बहुत छोटी होती हैं, वहाँ पे सैनिटाइज़ेशन कराया था। तो ऐसे काफ़ी मौके मिले हैं मुझे कुछ-कुछ करने के। बट मैं कहानी जो सुनाना चाहूँगी वो शायद वो ट्रांसजेंडर्स को मैंने जो जॉब दिया था उसकी सुनाना चाहूँगी। और उसका कारण मेनली ये है क्योंकि ये नहीं कि मुझे अपना काम बताना है वाली बात बट शायद ये कहानी सुन के कुछ और लोगों की सोच बदल पाए। तो क्या हुआ था कि मैं जब सर्विस में आई जैसे मैंने कहा कि मैं जो मुझे बुलाता है मैं वहाँ जाती हूँ, जो जिन लोगों से मैं बात कर सकती हूँ मैं करती हूँ या जो नया मैं सीख सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ। तो जब मैंने सर्विस जॉइन करी थी तो मुझे मेरे ख्याल से ट्रेनिंग के या एसडीएमशिप के टाइम की बात है कि मुझे एक एनजीओ जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करता है, उन्होंने इनवाइट किया एक सेशन के लिए कि आप आइए और लोगों से बात करिए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको थोड़ा मोटिवेट करिए या कुछ एनकरेज वो करिए। और ऐसे सेशंस तो मैं बहुत करती हूँ, मैं कॉलेजेस में बहुत जाती हूँ, मैं ऐसे इवेंट्स में बहुत जाती हूँ लोगों से जहाँ-जहाँ बात कर सकूँ। अम, अब ट्रांसजेंडर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि ट्रेडिशनली ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखा जाता है। हम लोग नॉर्मली उनसे बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करते, हमारे आस-पास वो दिखते नहीं हैं, वो हमारे किसी भी लाइफ के पड़ाव का हिस्सा नहीं हो। तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था और मेरी भी परसेप्शंस काफ़ी कुछ सोसाइटी वाली ही थी। जो मुझे बचपन से सीखने को मिला मैंने वही सीखा। अपने आप रिसर्च करके थोड़ा-सा आप ओपन माइंडेड हो जाते हो बट इतना क्योंकि आपने सामने से नहीं देखा है कुछ तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आता। तो मैं उनके उस फंक्शन में गई एंड वो लाइफ का पहली और आखिरी बार है आज तक जब मैं एक ऑडियंस को एक भी चीज़ में ये नहीं कह पाई कि इसमें तुम अपने लिए ये कर सकते हो या तुम ये करोगे तो तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। मैं नॉर्मली हर किसी को ये बता पाती हूँ हर सिचुएशन में कि शायद तुम ऐसा अपना एक्शन करो तो तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। तुम इस चीज़ को अपने अगर तुम्हारे को ये तकलीफ है तुम ऐसे करोगी तो ये चीज़ तुम सॉल्व कर पाओगे अपने लाइफ में आप क्या चेंज कर सकते हो वो मैं ज़रूर बता पाती हूँ। वो इकलौती एक ऑडियंस थी जिसे मैं ये चीज़ नहीं बता पाई क्योंकि उनके साथ जो भी हो रहा था वो उनकी उसमें कोई रोल ही नहीं था। अब एक बच्चा जब पैदा हुआ, हुँ, उसके माँ-बाप ने उसे घर से निकाल दिया। माँ-बाप ने उसे एक तरह से फेंक दिया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइप का पैदा हुआ था।
उस बच्चे की उसमें कोई गलती नहीं है, उस बच्चे की उसमें कोई डिज़ायर नहीं थी। वो वैसा पैदा हुआ है और सिर्फ़ इस बात पे उसके पेरेंट्स ने उसे घर से फेंक दिया। अच्छा, मान लो नहीं भी फेंका, तो जब वो बच्चा स्कूल जाता है, बड़ी मुश्किल से तो वो स्कूल जा पाता है, बट अगर वो स्कूल जाता है, तो वहाँ उसके क्लासमेट्स ही नहीं, उसके टीचर्स उसका मज़ाक बनाते हैं। टीचर्स उसको ह्यूमिलिएट करते हैं कि ये ऐसा है या ऐसा दिखता है या ऐसे बात करता है या इसके ऐसे हाव-भाव हैं। हुँ। तो सोचिए उस इंसान की पढ़ाई भी रुक गई। क्योंकि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे सीखोगे जहाँ टीचर आपका मज़ाक बना रहा है? क्लासमेट्स तो छोड़ दीजिए, टीचर बना रहा है। अच्छा, मान लीजिए आप बहुत, बहुत, बहुत लकी हुए, आपको पढ़ाई आपकी पूरी हो गई। उसके बाद आपको कोई नौकरी नहीं देता है, क्योंकि आपको कौन इसको कौन रखेगा ऑफ़िस में? अरे नहीं, नहीं, नहीं। आप सड़क पे जाते हो तो पुलिस वाले आपको तंग करते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी खड़े हो, बस स्टैंड पे खड़े हो तो आपको तंग करते हैं, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। आप कहीं भी सोसाइटी में जाते हो लोग आपको तंग करते हैं। आप किराए का मकान लेने जाते हो क्योंकि रिमेंबर आपके घर वालों ने आपको निकाल दिया था, तो कोई आपको मकान नहीं देता है किराए पे। क्योंकि अरे! हम अपने घर में इसको देंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे? सोसाइटी क्या बोलेगी कि आपने इसको मकान दे दिया, है ना? तो ना तो आपको पढ़ाई मिलती है, ना आपको नौकरी मिलती है, ना आपके घर वाले आपको छत देते हैं, ना सोसाइटी आपको छत देती है। क्या करोगे? पूरी सोसाइटी ने आपको डिस्कार्ड कर दिया और एक्टिवली आपको कुछ नहीं करने दिया। तो मुझे इतना बुरा लगा कि हम एज़ अ सोसाइटी क्या कर रहे हैं? मतलब हम एक इंसान को सिर्फ़ इस बात पे जज कर रहे हैं कि वो एक तरीके से पैदा हुआ। तो थोड़े टाइम बाद यही एनजीओ वाले मेरे पास आए। उन्होंने कहा, "मैडम आप हमें एक कमरा दे दीजिए कहीं पे, क्योंकि हम सिलाई-कढ़ाई का काम कराना चाहते हैं और ब्यूटी पार्लर एक खोलना चाहते हैं।" तो मैंने इनको ये बोला कि नहीं मैं आपको वो जगह नहीं दूँगी, क्योंकि अगर आप सिलाई-कढ़ाई करोगे, तो नॉर्मल सोसाइटी किसी और सिलाई की दुकान पे जा सकते हैं ना, जो आपके द्वारा ना चलाई जा रही हो। आप ब्यूटी पार्लर चलाओगे, तो वो भी लोग जो हैं, आपको इग्नोर करके कहीं और जा सकते हैं ना, उसका एक अल्टरनेट है। तो आप सोसाइटी में कभी एसिमिलेट नहीं होगे। उसकी जगह मैंने उन्हें अपने ऑफ़िस की रिसेप्शन पे जॉब दिया और एसडीएम ऑफ़िस की रिसेप्शन इकलौती ऐसी जगह है, जहाँ पे जो आपका काम वहाँ होना है, वो कहीं और दुनिया में नहीं हो सकता। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपका कोई सर्टिफ़िकेट बनना है, तो आपका सिर्फ़ अपने एरिया के एसडीएम ऑफ़िस में बन सकता है, वो दुनिया में और कहीं नहीं बन सकता। तो बिल्कुल। लोगों के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। अब वही लोग जो पहले जब तुम उनके पास जाते थे, तो वो तुम्हें नीची नज़रों से देखते थे, तुम्हें धिक्कारते थे, तुम्हें इंसल्ट करते थे, अब वो तुमसे मदद माँगने आ रहे हैं। वो तुम्हारे पास आ रहे हैं कि तुम उनका काम करो। तो पूरी पावर इक्वेशन चेंज हो गई। अब उनकी देखिए, जो कोई किसी से हेल्प माँगने जाता है, उस इंसान की ज़िम्मेदारी होती है कि वो ठीक से बात करे, उस इंसान की ज़िम्मेदारी होती है कि वो पोलाइटली बिहेव करे और ढंग से बिहेव करे, तभी तो मदद मिलेगी ना। तो अब पहले तुम जाते थे उनके पास, अब वो तुम्हारे पास आएँगे तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करें। तो ऑटोमैटिक क्या होगा कि लोगों को तुमको इक्वल की तरह बात करनी पड़ेगी और जब पड़ेगी तो आदत पड़ जाती है। और फिर वो तुम्हें तुम्हारे ट्रांसजेंडर होने के बियॉन्ड देखने लगेंगे। तुम्हें वो एज़ एन इंसान देखने लगेंगे, तुम्हें वो एज़ अ पर्सन जो उनके लिए भी कुछ कर सकता है, वो देखने लगेंगे। तो आइडिया ये था कि वो पावर इक्वेशन चेंज हो गई एंड अब सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा रहें। एंड सो आई थिंक उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ एंड वही लोग जो अपनी फैमिली में भी बहुत नीची नज़रों से देखे जाते थे, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैम कोविड में हमारे परिवार में सबकी नौकरी छूट गई थी, सिर्फ़ हमारे पास नौकरी थी। क्योंकि सरकारी ऑफ़िसेज़ तो तब भी चल ही रहे थे एंड एसडीएम ऑफ़िस से तो बहुत काम हो रहा था। तो वो अपनी फैमिली के प्राइमरी ब्रेड विनर्स हुए उस पीरियड में एंड उनकी जो अपने घर में इज़्ज़त थी वो बहुत-बहुत बढ़ी उसके बाद। क्या बात है। मैं मतलब अ, इवन दो मैंने बहुत ज़्यादा इस बारे में मतलब मेरे लिए तो ये बहुत क्विक क्विक हुआ सब। मैंने जो प्लानिंग ज़्यादा करी है वो शायद वो क्रेश एस्टेब्लिश करने में करी थी। बट आई थिंक एक उस लेवल पे जो इम्पैक्ट अ, जो मेंटल इम्पैक्ट और किसी की लाइफ में इंस्टेंट इम्पैक्ट आया वो उसमें ज़्यादा यू नो दिखने को मिलेगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए आप हीरो हैं सोसाइटी की, क्योंकि आपकी एक सोच ने, एक इनिशिएशन ने कितना कुछ बदल के रख दिया, कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया। और आईएएस ऑफिसर इसी के लिए जाने जाते हैं कि अगर वो चाहें, तो बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना मल्टीट्यूड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत जल्दी वो चेंजेस आ सकते हैं और आपने देखिए कितना सही रिसोर्स का इस्तेमाल किया। और मैं डैम श्योर हूँ कि आपकी इस इनिशियल को कुछ लोगों ने विरोध भी किया होगा, कि सोसाइटी इतनी जल्दी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती है। एक्चुअली मुझे ना सोसाइटी की ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है।
क्योंकि अगर मैं सुन रही होती ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती लाइफ में। बिल्कुल। लोग तो ये कहते हैं कि बेकार है लड़की, इसको तो घर में बंद करो। और देखिए आज भी जब कोई बच्चा डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, तो डॉक्टर ही कह देते हैं माँ-बाप से कि इसको मार देते हैं। और ये बहुत केसेस देखे हैं मैंने भी। मुझे पेरेंट्स ने बहुतों ने बताया है कि हमारा बच्चा जब पैदा हुआ था, तो हमें डॉक्टर्स ने कहा कि अरे ये ऐसा पैदा हुआ है, इसको मार देते हैं। तो मुझे शायद सोसाइटी की तो सुनने की बिल्कुल आदत बचपन से नहीं रही थी। हाँ, बट मुझे ये ज़रूर पता था कि इन लोगों को अगर ऑफ़िस में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो मैं इनके लिए जो पॉज़िटिव करने जा रही हूँ, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने अपने पूरे स्टाफ़ को, पूरे ऑफ़िस को प्रिपेयर किया। मैंने सबको एक कॉन्फ्रेंस में बिठाया और मैंने कहा, "तुम्हें जो पूछना है पूछो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है बताओ।" और क्योंकि मुझे खुद भी पता था कि क्या-क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, तो मैंने खुद वो चीज़ें इनिशिएट करके सॉल्व करी। वो सवाल रखे और जो एनजीओ था, उनसे बोला कि आप जवाब दो। और उससे पूरे स्टाफ़ को मैंने सेंसिटाइज़ करवाया। मैंने पूरे स्टाफ की ट्रेनिंग करी थी कि क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि वो उस ऑफ़िस में काम करें और वहाँ उनके साथ नेगेटिविटी हो। पब्लिक की नेगेटिविटी तो पब्लिक की ज़िम्मेदारी हो जाएगी, बट मेरे स्टाफ की नेगेटिविटी मेरी ज़िम्मेदारी होती। एंड उसमें फिर ज़्यादा इम्पैक्ट बुरा होता। तो मैंने अपने पूरे स्टाफ की सेंसिटाइज़ेशन ट्रेनिंग कराई थी। एंड इनफैक्ट तब से मैं अपने स्कूल्स में जब भी मैं एजुकेशन में 2 बार आज तक रही हूँ, मैंने हर बार अपने सारे स्कूल्स एंड बच्चों की, टीचर्स की, सबकी इन टॉपिक्स पे सेंसिटाइज़ेशन ज़रूर करवाई है। क्योंकि यहीं से हम नींव रखते हैं और यहीं पे अगर हम कुछ पॉज़िटिव सीख लेंगे तो आगे जाके हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएँगे। अमीरा सिंघल मैम के लिए आगे क्या जर्नी है? क्या टारगेट्स? अ, ऐसे ना एक सच्चाई ये है कि हमारे जॉब में ना आपको वो करना नहीं पड़ता। आपको अपने आप अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती जाती हैं, अपने आप आपको रोल्स मिलते जाते हैं जहाँ पे आप कुछ-कुछ कर सकें। जैसे मैंने कहा कि मैंने वो ट्रांसजेंडर्स सेगमेंट के लिए कुछ करने का कभी सोचा नहीं था। मैंने कभी वो टारगेट नहीं बनाया था, कभी मेरा उस बारे में ध्यान नहीं गया था। बट वो बस एक मौका मिला, एक अपॉर्च्युनिटी मिली और मैं वो कर पाई। और मुझे लगता है कि कई बार हमारे जॉब में आपको ऐसे ही जीना चाहिए कि जो मौका मिले उसे सॉल्व करो। एजेंडाज़ बहुत ज़्यादा रखोगे तो शायद वो नहीं सॉल्व हो पाए और फिर आप नेगेटिव होने लगते हो, कि मैं वो चीज़ करने चला था और वो हो नहीं पाई। और क्या होता है ना मैं पर्सनली ये मानती हूँ किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर अटैच हो जाते हो, तो आप उसे सही तरीके से देख नहीं पाते हो। बिल्कुल। आप आपको सही आप क्या कर रहे हो उसको सही जज आप नहीं कर पाओगे, अगर आप किसी चीज़ से बहुत इमोशनली अटैच हो जाओगे। जैसे कि प्रिपरेशन के लिए भी हम कहते हैं, अगर आप बहुत इमोशनली अटैच हो जाओगे, तो आप ये नहीं देख पाओगे कि मैं सही तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा, मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं। तो मैं ये मानती हूँ कि आप अपनी तरफ से बेस्ट करो और फिर अपनी अगर कोई कमी है उसे भी देखना शुरू करो। तो मैं कोई एजेंडाज़ बना के नहीं चलती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि आई एम वेरी लकी कि मुझे चांसेस मिलते रहते हैं, बस आँखें खुली रखो, अपॉर्च्युनिटीज़ तो आ जाती हैं। और कोई ऐसी कम्युनिटी या कोई ऐसा एरिया जहाँ पर अभी आपको लगता है कि आपको बहुत काम करना है या आपका मन है कि वो उनके लिए आप कुछ कर सकें? अ, आई हैव हैड रोल्स जिनमें मैं ऑलमोस्ट सब चीज़ों के लिए कुछ-कुछ कर पाई हूँ। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऐसा कुछ बचा हो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर वीकर सेक्शन के लिए कुछ-कुछ कहीं-कहीं पे किया है। बट ऑफ कोर्स वो ज्योग्राफिकल लिमिटेड होता है। तो नए एरियाज़ में जाएँगे तो नई वहाँ के लोगों के लिए कुछ करेंगे, मैं ये मानती हूँ। आप हमारी हीरो हैं, तो मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे जो भावी पीढ़ी है, जो चैलेंजेस के साथ जूझ रही है? इरा सिंघल जो कि खुद अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल बन चुकी हैं आज साहस की, वीरता की। तो आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे? क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सजेशन मेनली यही होगा कि चैलेंज तुम लाइफ में किसी चीज़ को भी बना सकते हो। कई लोग अपने अमीर होने को, अपने फेमस होने को भी चैलेंज बना लेते हैं। लाइफ में परेशान तुम्हें वही करेगा जिससे तुम परेशान होना चाहो। क्या मुझे बात अभी याद है 2 दिन पहले किसी ने मैसेज किया था कि मेरे ना पड़ोसी बहुत नार्सिसिस्ट हैं और पड़ोसी बहुत नेगेटिव बोलते हैं। और मेरा जवाब ये था कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ोसी जैसे भी हैं तुम्हारी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? एंड वो उस इंसान ने अचानक से उसने रियलाइज़ किया कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बिल्कुल। लाइफ में ना चैलेंजेस सबके पास आते हैं, उसे कितना बड़ा और मुश्किल बनाओगे ये तुम पे है। उसको कैसे डील करना है ये तुम्हारे ऊपर है। तुम एक चीज़ को परेशानी की तरह लेके उससे डिप्रेस होना चाहते हो या तुम उसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी देख के उससे आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे कि वो जो कोर्ट केस था,
मेरे लिए वो ये था कि मैं इसकी वजह से शायद बाकी सब लोगों के लिए ये पॉलिसी चेंज कर पाऊँ। ये एक्ट चेंज कर पाऊँ, ये इस तरह से रिक्रूटमेंट चेंज कर पाऊँ। तो मुझे वो एक अपॉर्च्युनिटी की तरह दिखा कि शायद मैं क्योंकि किसी के लिए बेटर करने आई थी इस सोसाइटी में, तो शायद मुझे यहीं से चालू करना है, शायद मेरा यही गोल है। आप हर चीज़ को परेशानी बना सकते हो और हर चीज़ को एक अपॉर्च्युनिटी बना सकते हो, ये सिर्फ़ आपके ऊपर है। तो आपको दुखी होना है अगर लाइफ़ में तो कोई भी कारण मिल सकता है और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप उस चीज़ को एक स्टेपिंग स्टोन बना के ऊपर बढ़ सकते हो। वंडरफुल। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मैसेज हमने जो सुना है अभी तक, ये वो मैसेज था जिसको ईरा सिंघल कहते हैं। वो खुद अपने आप में बोलती हैं, उनका खुद अपने आप में काम बोलता है। और आपके साहस और जो परिवर्तन की आपने अलग जगाई है, वो डेफ़िनेटली बड़े हाई लेवल पे जा रही है। और जो हमारी पीढ़ी है वो चाहेगी वो भी आपकी तरह एक अच्छा ऑफ़िसर बने, चेंज लेकर आएँ। और सबसे बड़ी बात है, सेंसिटिविटी होनी चाहिए अपने आस-पास के लोगों के लिए। ये सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट। हाँ। क्योंकि देखिए अपने लिए तो सब जीते हैं ना। और आप अगर खाली अपने लिए जिए तो क्या इम्पैक्ट किया आपने लाइफ में? आपने ऐसा हर कोई चाहता है कि दुनिया बदल जाए, पर मैं वो नहीं बनूँगा जो बदलने का ट्राई करेगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर हमें एक बेटर लाइफ में जीना है, एक बेटर वर्ल्ड में जीना है तो स्टार्ट तो हमें खुद से करना पड़ेगा। वंडरफुल मैसेज। थैंक यू पूरे इंडी टाइम परिवार की तरफ से। आप हमारी वाक़ई में हीरो हैं और आप कदम दर कदम ये प्रूव कर रही हैं। और आने वाले भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, बहुत-बहुत बेस्ट विशेज़। और हम चाहेंगे कि आपके जो काम है वो हम रोज़ अखबारों में पढ़ सकें। उसकी हमें Thank you. खबर And the nice थैंक यू Thank सो you मच। so much and my best wishes to all your viewers. थैंक यू। Thank you.